Guys, welcome back to my YouTube channel, that is a Smart Study with Isha, and today we are discussing about the capital structure. So what is capital structure? Capital structure is nothing but the combination of all sources. So which is all sources? The own sources and borrow sources. So what is the own sources? Own sources like equity shares and preference shares. And what is borrow sources? Borrow sources like term loan and debentures. Okay friends, so that is a capital structure. So let's start with the capital structure friend. Okay, तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और उसमें हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट है पैटर्न एंड सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर। सो पैटर्न मतलब क्या? पैटर्न मतलब हम कौन से टाइप से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हो, और सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर, कौन से फैक्टर हम ध्यान में रख के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर। तो फर्स्ट हम देखेंगे पैटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में फर्स्ट क्या है? कंप्लीट इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कंप्लीट इक्विटी शेयर्स कैपिटल मतलब क्या? जो भी हमारा जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा इक्विटी पे डिपेंड है। लाइक ये बहुत कम इसमें होता है, लेकिन बैंक में हमारा कंप्लीट इक्विटी शेयर्स होता है, जिससे हमारे बैंक का जो कैपिटल है वो बनता है फ्रेंड्स। ओके, सेकेंड है डिफरेंस प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। मतलब क्या? जो कुछ भी इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दो जो हमारे ओन फंड है उसको जो प्रोपोर्शन है वो हमारा होगा सेकेंड वाला। थर्ड है हमारा डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डिवेंचर्स। इक्विटी एंड डिवेंचर्स मतलब क्या? एक तो इक्विटी प्लस उसमें थोड़े से डिवेंचर्स, मतलब हम लोन लेंगे या फिर डिवेंचर्स लेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो दैट इज अ थर्ड। एंड फोर्थ कौन सा है? डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर कैपिटल। मतलब इसमें क्या है? इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और डिवेंचर्स भी। मतलब ये जो सारे के सारे प्रोपोर्शन है, हम इस सारे प्रोपोर्शन में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें हर एक के कुछ भी अपने जो एडवांटेजेस है वो है और डिसएडवांटेजेस भी है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हम कौन से फैक्टर्स देख पाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो फर्म की साइज है, हमारा फर्म कैसा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, छोटा है, बड़ा है, और कुछ भी हमारे जो कैपिटल है हमें कितने साल के लिए लगने वाला है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम पढ़ने ही वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर फ्रेंड्स। ओके, तो चलो देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर। तो उसमें फर्स्ट है टैक्स बेनिफिट ऑफ डेब्ट्स। टैक्स बेनिफिट मतलब क्या? उसमें फर्स्ट है टैक्स डिडक्टिबिलिटी। टैक्स डिडक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा टैक्स है वो टैक्स में हमें डिडक्टिबिलिटी मिलती है। आपको पता है, मैंने आपको बोरोड फंड्स में भी बताया था कि हमारे जो डेब्ट्स होते हैं उसमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी होती है, जो कि हमारी जो ओन सोर्स होते हैं उसमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं होती। तो टैक्स डिडक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर हमारा 5 लाख का हमने डेब्ट्स लिया है फ्रेंड्स, ओके, 5 लाख का हमने डेब्ट्स लिया है और उस पर 20,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर हमें 20,000 रुपीज़ पे करना है और हमारा प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट आ गया फ्रेंड्स 1 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़ ओवरऑल प्रॉफिट आ गया फ्रेंड्स, उसमें से हमें 20,000 डेब्ट्स को देने हैं, 10,000 हमें ओन फंड्स को देने हैं। तो ऐसा हमने सोच लिया फ्रेंड्स। ओके, तो वो 20,000 रुपये जो हमें देने हैं, तो वो हम देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये होता है टैक्स डिडक्टिबिलिटी। लेकिन वो जो 10,000 रुपीज़ है जो हम ओन सोर्स के लिए देने वाले, डिविडेंड के रूप में देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वो जो 10,000 रुपीज़ है उस पर भी हमें टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन हम डेब्ट्स पर जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता है। दैट इज अ टैक्स डिडक्टिबिलिटी फ्रेंड्स। ओके, यूज मोर डेब्ट्स बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। मतलब क्या? मैंने अभी बताया कि डेब्ट्स यूज करो क्योंकि उस पर जो टैक्स होता है वो कम होता है फ्रेंड, टैक्स होता है वो कम भी होता है, और वो टैक्स नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद इफ टैक्स इज लो एंड डिविडेंड देन प्रेफर द शेयर्स। मतलब हमारे अगर डिविडेंड पे टैक्स हमें कम लग रहा है तो हम शेयर्स भी प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? अगर हमने सपोज मैंने 5 लाख का
कुछ भी ले रखा है, मतलब डेप्स ले रखा है, इक्विटी ले रखा है, हमारा सारा ओवरऑल कैपिटल मेरा 5 लाख का है और वो 5 लाख रुपए मैंने ले रखी है, लेकिन मुझे अब बिजनेस के लिए चाहिए 480। अब 480 चाहिए तो वो 20,000 है, वो 20,000 तो मुझे अब चाहिए नहीं, तो मुझे वो वापस कर देने हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर मेरे सारे के सारे इक्विटी रहे तो इक्विटी एक परमानेंट सोर्स है, तो मैं उसको वापस नहीं कर सकती। लेकिन मेरे डेप्ट से परमानेंट नहीं है, तो अगर मेरे डेप्ट है तो वो मैं वापस कर दे सकती हूँ। तो दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेंड्स। ओके, तो वैसे ही मतलब हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े इक्विटी और थोड़े डेप्ट्स होने चाहिए, क्योंकि हमें रिडीमेबल कैपिटल भी चाहिए होता है फ्रेंड्स। ओके, कौन सा कैपिटल? रिडीमेबल कैपिटल फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद इफ यू नीड अ फुलफिल विथ हाफ ऑफ कैपिटल देन योर कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी मूवेबल। मतलब क्या? अगर हमें हमारे कैपिटल जो कैपिटल है वो हमें हाफ में, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 5,000 का कैपिटल लिया था और मुझे सिर्फ 480 लगे, तो वो 20,000 है वो हमें देने चाहिए, तो वो मूवेबल होनी चाहिए फ्रेंड्स। इट इज़ अ रिडीमेबल कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फॉर दैट यू मस्ट प्रेफर फॉर डेप्ट्स। इस रीज़न के लिए आपको थोड़ी क्या होना, लेकिन डेप्ट्स लेनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है सीजनल वेरिएशन फ्रेंड्स। तो व्हाट इज सीजनल वेरिएशन? तो सीजनल वेरिएशन मतलब क्या? अगर आपका बिजनेस सीजनल है, सीजनल लाइक रेनी सीजन में हमें अम्ब्रेला लगता है, तो हमें हमारा बिजनेस अगर अम्ब्रेला बनाने का है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी पे प्रेफर करना चाहिए। वो क्यों, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। ओके, if your product is seasonal then it may not more profitable। मतलब अगर आपका बिजनेस सिर्फ अम्ब्रेला का है तो वो सिर्फ 4 मंथ सेल हो सकता है, बाकी की जो 8 मंथ है वो तो सेल होएगा नहीं। इसका मतलब क्या? अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपका प्रॉफिट कम है, आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप more rely on the equity shares friends। okay, एग्जाम्पल कौन सा है? रेनकोट और राखी। आपका राखी का भी बिजनेस हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट है कंट्रोल फ्रेंड्स। तो कंट्रोल, आपको पता है आप जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स लोगे उतना ही आपसे आपके हाथ में से आपका कंट्रोल निकलता जाएगा, आपने कंपनी के जो कंट्रोल है आपका वो निकलता जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो उनका ज़्यादा हक बनेगा फ्रेंड्स, उनके वोटिंग राइट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब है वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप अगर जितना ज़्यादा इक्विटी लोगे तो उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल कम होता जाएगा। तो अगर आपको आपका कंट्रोल आपके ही हाथ में चाहिए तो आप इक्विटी कम ले और डेप्ट्स ज़्यादा ले फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन? मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी मोनोपोली। सो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इट इज सिंगल सेलर। अगर आपका बिजनेस सिंगल सेलर है, आपके बिजनेस में नो कंपटीशन है, कुछ भी कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आप अकेले ही वो बिजनेस कर रहे हो, तो आप बोरोड फंड पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। क्यों ज़्यादा रिलाई कर सकते हो? क्योंकि आप सिंगल सेलर है। तो आप अगर सिंगल सेलर है किसी भी चीज़ के तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप ज़्यादा बोरोड फंड ले सके तो ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक। अब व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक? मोनोपोलिस्टिक मतलब मैनी सेलर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करने वाले। क्यों? क्योंकि आपके ही जैसे बहुत सारे लोग वही चीज़ बेचते हैं, तो इससे आप मोनोपोलिस्टिक हो जाते हैं। और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए? मोर ऑन इक्विटी। क्योंकि इक्विटी क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि इक्विटी को हमें जो डिविडेंड है वो देना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बोरोर को हमें इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ता है। हालांकि हमारे इक्विटी के जो डिविडेंड है वो ज़्यादा होते हैं और बोरोर्स के इंटरेस्ट है वो कम रेट में होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इक्विटी को हर साल, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बोरोड को कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है फ्रेंड्स। सो दैट इज़ अ डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो इसका आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है फ्रेंड्स। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल. तो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द डिटर्मिनेशन फैक्टर. तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे अपने जो बिजनेस है, बिजनेस के 4 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकेंड है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज एंड फोर्थ है डिक्लाइन स्टेज. तो अगर आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में है तो आप इक्विटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. क्यों इक्विटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो? क्योंकि आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में हो. तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में हो तो आपको पता नहीं आपका बिजनेस चलने वाला भी है, नहीं चलने भी वाला है, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, आप अपने जो डेब्ट्स है उसका इंटरेस्ट दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये आपको पता नहीं है. तो इसके लिए आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में मोर ऑन इक्विटी ले सकते हो. सेकेंड है ग्रोथ स्टेज. तो इस पर हम बोरो ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ग्रोथ स्टेज में है तो आपको पता है अपना बिजनेस चलने ही वाला है, तो आप बॉर्डर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो फ्रेंड्स. उसके बाद है मैच्योरिटी स्टेज. तो मैच्योरिटी स्टेज में हम एकदम प्रॉपर फिक्स्ड उस बिजनेस में हो जाते हैं फ्रेंड्स. तो उससे हमें क्या पता चलता है कि अब हमारे बिजनेस अगर हमने डेब्ट्स भी ले रखे तो हमें प्रॉफिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स. तो दैट इज अ मोर ऑन बॉर्डर. और डिक्लाइन स्टेज. तो व्हाट इज डिक्लाइन स्टेज? डिक्लाइन स्टेज में हम मोर ऑन इक्विटी, क्योंकि डिक्लाइन स्टेज क्या होता है फ्रेंड, उसमें हमारा बिजनेस स्लोली ढलने लगता है, हमारा बिजनेस कम होने लगता है. लाइक इंट्रोडक्टरी स्टेज मतलब पहला साल, ग्रोथ स्टेज मतलब पहले 5 साल, मैच्योरिटी मतलब 10 से 15 साल, और डिक्लाइन मतलब 25 साल के बाद कुछ तो भी अपना ट्रेंड बदलेगा, कुछ तो भी बदलेगा. उसके हमें क्या हो जाएगा, हमारा जो बिजनेस है वो स्लोली कम होने लगेगा. लाइक अगर अपना बिजनेस पहले के ज़माने में अगर डीवीडी का होता था, डीवीडी पता है आपको, जो लाइक डीवीडी होता था, तो अब डीवीडी की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मोबाइल आ गए, पेन ड्राइव्स आ गए. तो इससे हमारे क्या पता चलता है कि हर बिजनेस का कोई ना कोई डिक्लाइन स्टेज होता है, क्योंकि हर बिजनेस में ट्रेंड बदलते रहते हैं फ्रेंड्स. लाइक सिर्फ हमारा फूड है, जो फूड है वो स्टेबल है फ्रेंड. ओके, सो दैट इज अ इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल. तो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज है? इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें फ्रेंड्स, बोरोड और इक्विटी फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है एजेंसी कॉस्ट. एजेंसी कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं बताती हूँ. हमें जो लगता है कि ये जो बोरोड है या इक्विटी है या मैनेजमेंट है, ये बहुत जुल मिल के रहती होगी, लेकिन किसके मन में तो आता है कि मैं भी इन्वेस्ट, डेब्ट्स के भी मन में, बोरोड फंड जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी मन में आता होगा मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ, और ये इक्विटी वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिविडेंड तो इक्विटी वाले को मिलता है. तो उन दोनों में भी कुछ तो लड़ाई हो सकती है. या फिर भी मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी तो मेरी है लेकिन ये इक्विटी वाले ज़्यादा ही कुछ कंट्रोल ले रखे, तो उन पे भी लड़ाई हो सकती है. तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखे, हमारी जो वो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे सब ध्यान में रख के हम हमारे जो भी हमारे फैक्टर्स है वो देखनी चाहिए. तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि इक्विटी ज़्यादा है या कोई बोले कि हाँ इक्विटी भी है, डेब्ट्स भी है, तो इक्विटी वाले को ही ज़्यादा क्यों पैसे मिल रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहे. तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है उससे ज़रा दूर रह के हमें संभलना चाहिए फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ फर्म. अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, साइज ऑफ फर्म. एक तो स्मॉल स्केल फर्म एंड लार्ज स्केल फर्म. तो स्मॉल स्केल फर्म में क्या होता है कि हमारा बिजनेस ज़्यादा चलने वाला भी है या नहीं भी चलने वाला है ये हमें पता नहीं है, और चला भी तो कितने कुछ तो भी लिमिटेशंस आते हैं स्मॉल स्केल फर्म में फ्रेंड. तो उससे हमारा बिजनेस ज़्यादा चलेगा या भी नहीं चलेगा ये हमें पता नहीं होता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोर ऑन इक्विटी पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे. और लार्ज स्केल फर्म में हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस लेंगे, क्योंकि हम सारा देखेंगे, थोड़ा इक्विटी भी लेंगे, थोड़ा डेब्ट्स भी लेंगे. इससे क्या होगा कि इक्विटी के भी कुछ लेंगे, प्रेफरेंस भी के कुछ लेंगे, टर्म लोन भी कुछ लेंगे, डेब्ट्स भी कुछ लेंगे. तो इससे हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा.
और हमें ऐसा भी कुछ नहीं कि डेब्ट्स लिया तो उसके पैसे कैसे दूँ, या इक्विटी लिए तो उनके डिविडेंड कैसे दूँ, उनका इंटरेस्ट कैसे दूँ, ऐसा नहीं रहेगा लार्ज स्केल में, क्योंकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा और उनको ऑप्शन भी ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे स्मॉल स्केल एक लोकल गांव में एक कंपनी, अपने गांव की एक छोटी सी कुछ भी कंपनी है फ्रेंड्स, ऐसे जस्ट इमेजिन कीजिए कुछ भी हमारी छोटे से गाँव में कंपनी है, तो वो वैसे भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उससे उनकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होगी, मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होगी तो उसका सेल ज़्यादा नहीं होगा, सेल ज़्यादा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड। तो स्मॉल स्केल के ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लार्ज स्केल में जैसे कि वो वैसे भी मार्केटिंग उसकी ज़्यादा रहती है, उससे उसका सेल भी ज़्यादा रहता है और वैसे ही ऑटोमेटिकली उसका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ फाइनेंस। हमें कितने देर के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, इस पे भी डिपेंड करता है हम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर और कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें फर्स्ट है व्हेन फर्म नीड फाइनेंस फॉर अनलिमिटेड टाइम। बहुत सारे साल के लिए हमें चाहिए, लाइक 20, 25, 30 इतने साल के लिए अगर हमें कैपिटल्स चाहिए तो हम इक्विटी पे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और हमें ऐसे 5, 2, 3 साल के लिए अगर हमें फाइनेंस चाहिए तो हम डेब्ट्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है पर्पस ऑफ फाइनेंस। तो उसका कौन सा पर्पस है, तो फर्स्ट है प्रोडक्टिव एंड सेकंड है अनप्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब क्या, जो भी हमारी फर्म है कुछ भी बना रही है और वो बेच के उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे लिए है, तो उसको प्रोडक्टिव पर्पस कहते हैं। अनप्रोडक्टिव पर्पस लाइक एनजीओ। अब एनजीओ में तो कोई भी ऐसी फर्म है क्या कि वो प्रोडक्टिव पर्पस है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि वो जितने भी पैसे आ रहे हैं उस फॉर्म में वो हम लोगों के लिए लगा देते हैं, तो उस पर कुछ प्रॉफिट नहीं होता। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो पैसे हम देंगे कहाँ से, हम जो डिबेंचर्स होल्डर है उनको इंटरेस्ट देंगे कहाँ से, इक्विटी होल्डर है उनको डिविडेंड देंगे कहाँ से, तो दैट इज अनप्रोडक्टिव। एंड प्रोडक्टिव मतलब क्या, उसका प्रॉफिट आने वाला है तो हम हमारे डेब्ट्स के जो इंटरेस्ट है वो दे देंगे, इक्विटी की जो डिविडेंड है वो भी दे देंगे फ्रेंड्स। अब ये अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, अनप्रोडक्टिव लाइक जो कुछ सारे एनजीओज है तो वो सारे एनजीओज होती है वो अनप्रोडक्टिव होते हैं फ्रेंड। ओके, सो दैट इज अ पर्पस फॉर द फाइनेंस। तो अगर प्रोडक्टिव है तो डेब्ट्स लो, अनप्रोडक्टिव है तो इक्विटी लो, दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक फ्रेंड। ओके, तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, जो कंपनी होती है कोई भी एक कंपनी, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपका एक फ्रेंड है, उससे आपको 1,000 रुपये चाहिए, तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए, तो वो हाँ मुझे दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि वो मुझे पहचानता है, उसको पता है कि मैं उसके पैसे उसको वापस देने वाली हूँ या नहीं देने वाली हूँ, तो इसके लिए वो मुझे पैसे दे देगा। वैसे ही एक कोई भी कंपनी है तो वो कंपनी अगर ज़्यादा क्रेडिटेबल मतलब क्या कि वो अपनी कंपनी को अपने पैसे देगी, ये उसकी गारंटी है, वो गारंटी बना चुकी है मार्केट में, तो उसको हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। तो उसके क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो हमें कोई भी डिबेंचर होल्डर या इक्विटी होल्डर मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर हमारी कंपनी के फंड कम है और हमारे मार्केट में क्रेडिट लो है तो हमें ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो उसमें फर्स्ट है द कंपनी इंजॉय मोर फंड विच अ मोर क्रेडिट, मतलब जो कंपनी के पास ज़्यादा क्रेडिट है वो ज़्यादा फंड यूज़ करती है, और जिस कंपनी के पास कम क्रेडिट है वो कम फंड यूज़ करती है। कैसे कम फंड यूज़ करती है, क्योंकि उनको ज़्यादा देंगे ही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कि ये कंपनी कौन सी है, कहाँ सी है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पता नहीं है अभी तक लोगों को, तो उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं। लेकिन टाटा, बिरला या फिर रिलायंस, जियो, इन कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि पता है कि ये बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनी है, उससे हमारे जो पैसे हैं वो हमें मिलने वाले, वापस डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में हमें हमारे पैसे वापस मिलने ही वाले फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ पब्लिक इशू। हम किस टाइम पे हमारे जो फंड है वो रेज करना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा
अफेक्ट करता है। मतलब आप अपने पैसे लोगों से कब मांग रहे हो तो वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो डैट इज़ द टाइमिंग ऑफ पब्लिक इशू। द पब्लिक ऑफरिंग फंड व्हेन द कंपनी इकोनॉमिकल स्टेज इज स्टेबल। मतलब क्या, हमारी जो कंपनी है वो कंपनी को फंड लोग कब देंगे, जो हमारे डेब्ट से या इक्विटी लोग कब देंगे, कब इशू करेंगे, जब हमारी कंपनी इकोनॉमिकली स्टेबल है। मतलब हमारी कंपनी ऐसी बन चुकी है कि वो हमें जो हमारी कंपनी है वो लोगों को पैसे रिटर्न दे सकती है। ऐसा अगर लोगों को विश्वास है तो ही लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो डैट इज़ द टाइमिंग ऑफ पब्लिक इशू। मतलब आप कौन से टाइम पे हमारी जो कंपनी के लिए फंड रेज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ओके, उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर, दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कौन से दो टाइप होते हैं? फर्स्ट है बोल्ड इन्वेस्टर, सेकेंड है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो बोल्ड इन्वेस्टर मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। क्यों रिस्क लेने के लिए तैयार है? उनको पता है अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमें जो फीडबैक है, मतलब हमें ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो हम ज़्यादा लेने वाले हैं, क्योंकि हम रिस्क ज़्यादा लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा लेंगे। तो दैट इज़ अ बोल्ड इन्वेस्टर। तो बोल्ड इन्वेस्टर रहते हैं। और सेकेंड है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मतलब उनको स्टेबल इनकम चाहिए, वो हमें ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं, लेकिन हम जितना लगा रहे हैं उतना हमें वापस चाहिए। दैट इज़ अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है उसको क्या चाहिए, उसको वो बोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें तो चाहिए इक्विटी या हमें तो चाहिए बोरोड फंड, लेकिन हमारे कंपनी पे कोई लगाने के लिए तैयार है, हमारे कंपनी में कोई इशू करने के लिए तैयार है, हमारे शेयर्स खरीदने के लिए कोई तैयार है या नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो दैट्स पॉइंट्स, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट। देर आर सम गाइडलाइन फॉर इक्विटी डेब्ट्स एंड गवर्नमेंट से भी। मतलब क्या, कुछ ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स जो कि हमें कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के वक्त हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। कैसे ध्यान में रखनी पड़ती है फ्रेंड्स? जैसे कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी कुछ हमें ऐसे गाइडलाइंस देता है कि आपको इसी टाइप में कुछ मैंने जैसे बोला कि बैंक में सिर्फ इक्विटी चलती है, तो ऐसे सारे जो कुछ नियम है या कुछ रूल्स है वो हमें फॉलो करके हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और सेबी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके भी कुछ रूल्स है, तो उससे ही हमें इक्विटी शेयर्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हमें अगर मार्केट में रहना है तो इनके रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के भी और सेबी के भी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। सो व्हाट इज कैश फ्लो पोजीशन फ्रेंड्स? जो अगर ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप डेब्ट्स पे लगाए, आपके पास कम पैसे तो आप इक्विटी पे लगाए। क्यों ज़्यादा पैसे है तो आप अपने जो डेब्ट्स है, अपने जो डिबेंचर होल्डर है उसके इंटरेस्ट आसानी से दे सकते। अगर आपके पास कम पैसे तो हम उनके इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो आप इक्विटी पे लगा दीजिए पैसे या ये इक्विटी ले लीजिए। तो दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। इनफ कैश फ्लो डेब्ट्स इज प्रेफर एंड शॉर्टेस्ट कैश फ्लो इक्विटी इज प्रेफर फ्रेंड। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कवरिंग रेशो। इंटरेस्ट ऑन कवरिंग रेशो मतलब क्या? इसका एक जो रेशो है उसका एक फॉर्मूला है ICR। कौन सा? ICR, इंटरेस्ट कवरिंग रेशो। तो उसका एक फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो ये सारा का सारा अगर हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है कि आपके डेब्ट्स कितने हैं, आपका डेब्ट्स का रेशो कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करें, इक्विटी प्रेफर करें या डिबेंचर्स प्रेफर करें फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। तो DSCR ये भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो उसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या है। प्रॉफिट्स इज आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट
plus non-cash expenses written off upon preference dividends plus interest plus replacement of principal amount. That is a formula for a DSCR friends. Okay, अगर आपका DSCR ज़्यादा है, आपका जो इंटरेस्ट है और जो डेब्ट है वो ज़्यादा है, तो आप जो डेब्ट है उस पर आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हो, उसको ज़्यादा फॉलो कर सकते हो, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो. फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो और उसमें से कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में और उसमें से प्रॉफिट हमें सिर्फ 10 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उनको कितना इंटरेस्ट दोगे. अगर आपको सिर्फ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 10 रुपीज़ मिल रहे हैं और आपका रेशो अगर 5 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट में मतलब इंटरेस्ट पे ही देना है, तो आपके पास कितने बचेंगे और आपको फिर डिविडेंड को भी देना है. तो इसमें क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है अपने इंटरेस्ट रेट से, तो आप डेब्ट्स पे रिलाई करो. और अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई करो. मतलब क्या, इफ़ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप डेब्ट्स पे रिलाई कर सकते हो. और इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ लेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर, देन आप इक्विटी पे रिलाई कर सकते हो फ्रेंड्स. उसके बाद है फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट. जनरली द फ्लोटेशन कॉस्ट इज डिबेंचर लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जो हमारे डिबेंचर से वो ज़्यादा होते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. सो उस टाइम पे आपको डेब्ट्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल और स्टॉक मार्केट. मतलब हमारी जो कंपनी है वो कौन से स्टेज पे है. एक बूम होता है और एक रिसेशन पीरियड होता है. बूम पीरियड में हमारे जो बिजनेस है वो ज़्यादा फ्लोरिश होता है, मतलब वो ज़्यादा चल रहा होता है. रिसेशन में हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क में जा चुका होता है. सेकेंड है मार्केट प्राइस सिक्योरिटी हाई. मतलब हमारी जो मार्केट प्राइस होती है, मतलब हमारी जो शेयर्स की प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है. रिसेशन पीरियड में हमारे जो शेयर्स की प्राइस होती है वो कम होती है. हेवी डिमांड फॉर शेयर्स, मतलब हमारे शेयर्स ज़्यादा जल्दी बिक जाते हैं. और हमारे जो मार्केट में जो रिसेशन पीरियड होता है तब हमारे शेयर्स कम बिकते हैं या फिर हमारे शेयर्स के लिए कोई डिमांड नहीं होती. तो जो हम बूम पीरियड होता है तब हम इक्विटी को इशू कर सकते हैं, और जो रिसेशन पीरियड है तो हम डेब्ट्स के लिए इशू कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, तो हमारा है रिस्क कंसिडरेशन. रिस्क कंसिडरेशन में 2 टाइप्स है, एक फाइनेंशियल रिस्क, सेकेंड है ऑपरेटिंग रिस्क. तो फर्स्ट फाइनेंशियल रिस्क में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का सारा रिस्क होता है. मतलब अगर हमने हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेब्ट्स डाल दिए तो हमारी कंपनी लिक्विडेशन में भी जा सकती है. तो इसके लिए हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए. और सेकेंड है ऑपरेटिंग रिस्क. ये हमारे असेट में होता है, असेट पे होता है. मतलब क्या, अगर हमारा असेट हमने बजट से बाहर ले रखा है, मतलब हमें अब ज़रूरत नहीं है, हमारा असेट हमें सिर्फ 2 ईयर्स के लिए चाहिए और हमने उस पर 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारी रिस्क इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि उसके बाद तो हमें उस पर कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है उस असेट में. तो दैट इज़ अ ऑपरेटिंग रिस्क. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. मतलब हम हमारे एक ही इंडस्ट्री के, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई भी एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बूम पीरियड में चल रही है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज़ अ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स जो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम दे सकते हैं. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम सारे के सारे फैक्टर्स फॉलो करें, हमें जो हमारी कंपनी है उसके हिसाब से हमें ये जो फैक्टर्स है वो फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.